Good morning, students. Uh, mm, we have already done 2 lectures on carbohydrates और अब ये हमारा थर्ड लेक्चर है और हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का स्पेशली हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा और उसमें कहा था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर है। 6 कार्बन एटम्स हैं, एक लाइन के अंदर लगे हुए हैं। एक एंड के ऊपर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, एक एंड के ऊपर प्राइमरी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और बाकी 4 कार्बन एटम्स के ऊपर हर एक के ऊपर एक OH लगा हुआ है ना। ये हम डिफरेंट रिएक्शंस से प्रूव कर सके कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से ओपन चेन स्ट्रक्चर है, लेकिन कई सारी प्रॉपर्टीज ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या लिमिटेशंस रही इस ओपन चेन स्ट्रक्चर की? ग्लूकोज शेफ्स रिएजेंट का पिंक कलर रिस्टोर नहीं करता, यानी जो एल्डिहाइड्स की रिएक्शन होती है कि शेफ्स रिएजेंट के साथ में वो पिंक कलर रिस्टोर करते हैं, वो नहीं देता। ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में वाइट अडक्ट नहीं देता, जो कि एल्डिहाइड्स देते थे। इवन अमोनिया के साथ में भी एडिशन कंपाउंड जो होता है वो ग्लूकोज नहीं देता, जो कि नॉर्मल एल्डिहाइड्स देते हैं। फिर जो ग्लूकोज है वो देखा गया 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, यानी ग्लूकोज जिसे हमने अल्कोहल वाटर मिक्सचर से क्रिस्टलाइज किया उसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्रीज है, जबकि जो हमने क्रिस्टलाइज किया हॉट पिरिडीन से उसका मेल्टिंग पॉइंट 148 to 150 डिग्रीज है। मेल्टिंग पॉइंट इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, इसका मतलब ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, है ना। तो ग्लूकोज जो है ये देखा गया कि 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फिर चौथी बात, ग्लूकोज हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा सेकेंड ईयर के अंदर, और हमने स्पेसिफिकली कहा कि N2 पाइस्टा ट्रांजिशंस होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर, है ना। तो ग्लूकोज जो है वो इसका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप की एब्सॉर्प्शन बैंड नहीं दिखाता, वो N2 पाइस्टा ट्रांजिशन की एब्सॉर्प्शन बैंड नहीं दिखाता। देन ग्लूकोज 2 आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनाता है जब उसको मिथेनॉल और HCl के साथ में गर्म करते हैं। 2 मिथाइल ग्लूकोसाइड, एक अल्फा डी ग्लूकोसाइड, एक बीटा डी ग्लूकोसाइड, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग, दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, और इनफैक्ट एक और प्रॉपर्टी जो कि हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन, वो भी थी। हुआ क्या, हमने कहा कि 2 आइसोमर्स हैं ग्लूकोज के, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है और उनका स्पेसिफिक रोटेशन देखा तो स्पेसिफिक रोटेशन एक का +111 डिग्री है और दूसरे का +19 डिग्रीज है। स्पेसिफिक रोटेशन आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि किसी भी कायरल कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी जो है स्पेसिफिक रोटेशन, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोटेशन होता है। अगर आपको याद हो, हम पढ़ते थे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी कायरल सेंटर के थ्रू पास करते हैं तो उसके अंदर ये काबिलियत होती है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देती है बाय एन एंगल, और ये एंगल को अपन ऑप्टिकल रोटेशन कहते थे। और ये ऑप्टिकल रोटेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर अपन देते हैं तो हम उसे स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। जैसे किसी कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसी तरीके से किसी कायरल कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ देखा गया कि एक ग्लूकोज जो कि अल्फा ग्लूकोज मान रहे हैं अपन, वो उसका स्पेसिफिक रोटेशन +111 डिग्रीज और दूसरा उसका स्पेसिफिक रोटेशन +19 डिग्रीज, यानी दोनों आइसोमर्स हैं। वन थिंग, देन द अदर थिंग इज, ये देखा गया कि जब अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है तो देखा गया कि धीरे धीरे इसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है और गिरते गिरते ये +52.5 डिग्रीज पर पहुंच जाता है।
इसी तरीके से अगर हमें बीटा ग्लूकोज था हमारे पास में प्लस 19 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन वाले शुगर को अगर हम कुछ देर पानी के अंदर छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसका स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ करके 52.5 डिग्रीज हो जाता है। This change of specific rotation of an optically active compound with time is known as mutarotation. ये एक specific property है mutarotation की जो कि सारे reducing sugars देते हैं और ये देखा गया कि ये इस तरीके से इक्विलिब्रियम मिक्सचर एक तरीके से बनता है बीच में कि अगर हम प्लस 111 डिग्री से शुरू करें तो भी ये फॉल करके 52.5 डिग्रीज पे आ जाएगा और अगर अपन प्लस 19 डिग्री से करें तो भी ये फॉल करके इंक्रीज होके 52.5 डिग्रीज तक पहुंच जाएगा, यानी एक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इस प्रॉपर्टी को भी ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इनको एक्सप्लेन करने के लिए पहले टॉलिन ने कहा कि शायद 5 मेंबर्ड रिंग हो सकती है ग्लूकोज की, फिर हावर्थ ने बोला कि एक्चुअली जो OH है, क्योंकि इसके साथ अंदर कई सारे OH ग्रुप्स हैं और CHO भी है, तो CHO ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होके एक साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इन साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया और ये एक्चुअली हुआ भी कि ये जो OH है वो या तो 4th कार्बन एटम का या तो 5th कार्बन एटम का इस CHO के साथ में, यानी ये हम ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये CHO ग्रुप इसके साथ में या तो 4th कार्बन एटम के ऊपर या तो 5th कार्बन एटम के साथ में ये इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन हो जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है जिससे हेमी एसिटल लिंकेज बनती है ना। ये बन सकती है अगर सपोज हम जो टॉलिन से बोला था कि 4th कार्बन एटम के ऊपर, तो ये 5 कार्बन एटम की रिंग बनती है ना और ये फ्यूरन से हम कोरिलेट करते हैं क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स और 5वां ऑक्सीजन है। इसी तरीके से फ्यूरिन के अंदर 4 कार्बन एटम्स और 1 ऑक्सीजन है, तो इसीलिए इसको हम फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। जबकि अगर 5 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन मिल करके साइक्लिक रिंग बनाते हैं तो ये एक तरीके से पायरेन के मॉलिक्यूल से कोरिलेट कर सकते हैं जहां पर 5 कार्बन एटम्स और 1 ऑक्सीजन है, तो इसे हम पायरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस हेमी एसिटल लिंकेज के बनने से काफी सारी चीजें क्लियर हुई, ये पॉसिबल है ना। तो और ये ग्लूकोज के केस के अंदर देखा गया कि इट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ पायरेनोज शुगर रादर देन फ्यूरानोज शुगर। तो इस हेमी एसिटल लिंकेज से क्या हुआ, बनने से क्या हुआ, पहले जो थे हमारे पास में उसके कंपैरिजन में अब C1 कार्बन एटम जिसके ऊपर CHO ग्रुप था, इसके ऊपर अब ये कार्बन एटम कायरल हो गया है ना। दिस इज अ न्यू कायरल सेंटर और इस कायरल सेंटर के ऊपर अब 2 पोजीशंस हो सकती हैं इस OH और H की, या तो OH राइट हैंड साइड पे हो सकता है या OH लेफ्ट हैंड साइड पे हो सकता है। आप नोटिस करिए कि मॉलिक्यूल अदरवाइज देखें तो पूरा सेम है, ये आपस में दोनों मिरर इमेज नहीं है ना। ये मॉलिक्यूल जो है ये आपस में बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल है, खाली डिफरेंस है C1 कार्बन एटम के ऊपर, जहां एक कार्बन एटम के ऊपर OH राइट हैंड साइड पे है जबकि दूसरे कार्बन एटम के ऊपर OH लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ये आपस में डायस्टीरियोमर्स हुए है ना। डायस्टीरियोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनके अंदर मिरर, स्टीरियो आइसोमर्स जिनके अंदर मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होती। सो ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं और ऐसे डायस्टीरियोमर्स जो कि एक ही कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन पर डिफर करते हैं उनको हम एनोमर्स कहते हैं। और ये कार्बन एटम जिसकी वजह से ये एनोमर्स कहे जा रहे हैं उनको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। सो इस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कह सकते हैं या हम इसको ग्लाइकोसाइडिक कार्बन कहते हैं। तो ये एक हमारा अल्फा डी ग्लूकोज हुआ और दूसरा हमारा बीटा डी ग्लूकोज हुआ, यानी 2 एनोमर्स या डायस्टीरियोमर्स हुए। क्योंकि ये डायस्टीरियोमर्स हैं इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज, इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है ना। अब
ये रिंग बनी, इसके फेवर के अंदर क्या रिएक्शंस हैं, हाउ कैन वी एक्सप्लेन, जो हमारे सारे ड्रॉबैक्स थे उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये रिंग स्ट्रक्चर रेलेवेंट है. सो एविडेंस इन फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर. पहला जो एविडेंस है वो है म्यूटा रोटेशन, है ना. हमने कहा कि म्यूटा रोटेशन ग्लूकोज के केस में देखा गया और हमने देखा था कि अल्फा डी ग्लूकोज को या बीटा डी ग्लूकोज को अगर हम थोड़ी देर पानी के अंदर छोड़ दें, म्यूटा रोटेशन जो है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ जाता है, विथ इंक्रीज इन कैटलिस्ट, एसिडिक या बेसिक कैटलिस्ट डाल दें तो भी उसका रेट बढ़ जाता है. तो हम देखते हैं कि इस म्यूटा रोटेशन को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फिनोमेनन से कि ये जो म्यूटा रोटेशन है वो एक्चुअली फसाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हेमी एसिटल लिंकेज है. यानी ये इक्विलिब्रियम में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जहां पर कि रिंग ओपनिंग होती है और रिंग क्लोजिंग होती है. यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में रिवर्सिबल रिएक्शन में है और इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास में 36% अल्फा डी ग्लूकोज और 64% बीटा डी ग्लूकोज होता है. इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं. हमने कहा म्यूटा रोटेशन जो है वो म्यूटा रोटेशन एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है ना. एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब वो सॉल्वेंट जो एसिड और बेस दोनों की तरीके से एक्ट कर सकता है. और सबसे कॉमनली अवेलेबल एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट वाटर है ना. वाटर के अंदर H+ और OH- कैन एक्ट एज बेस एंड H+ एज एन एसिड. तो म्यूटा रोटेशन जो है ये देखा गया कि एक कंसर्टेड मैकेनिज्म था. कंसर्टेड मैकेनिज्म, इट इज बिलीव्ड, कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब है कि रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग जो है वो साइमल्टेनियसली होती है. ठीक है. तो ये जो म्यूटा रोटेशन है इसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे. ये देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो इथेरियल ऑक्सीजन हम कहें, ये ऑक्सीजन जो है ये इट टेक्स अप दिस H and H from this C1 carbon atom is taken up by the base. ये H इससे ले लेता है तो ये डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होके ये देखिए यहाँ से it takes up an H and turns into OH. रिंग ओपनिंग हो गई और इस रिंग ओपनिंग के अंदर साइमल्टेनियसली देखें तो ये बेस जो कि इस इथेरियल ऑक्सीजन हाइड्रोजन को टेकअप कर लेता है और साथ ही साथ यहाँ पर ये H जो है ये इस ऑक्सीजन को मिल जाता है. सो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से या तो अल्फा डी ग्लूकोज बन सकता है या तो बीटा डी ग्लूकोज, मतलब रिवर्ट भी हो सकता है. हमने अल्फा डी ग्लूकोज से शुरू किया तो it can revert to alpha D glucose or it can convert to beta D glucose. Equilibrium establish हो जाता है और equilibrium तब तक चलता रहता है जब तक कि हम कहते हैं कि हमारा ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 52.5 डिग्रीज पर होता है जहां पर 36% अल्फा डी ग्लूकोज होता है और 64% बीटा डी ग्लूकोज होता है. तो हम ये मानते हैं कि इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर दोनों एनोमर्स हैं और बहुत ही हार्डली थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर इट इज देयर, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन फॉर्म इज देयर. अब ये देखा क्या, मैंने कहा म्यूटा रोटेशन जो है वो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही होता है. अगर हम कहें कि हम खाली एसिडिक कंडीशंस के अंदर म्यूटा रोटेशन की कंसिडर करने की कोशिश करें तो नहीं होगा. जैसे खाली हमने पिरिडीन लिया तो उसके अंदर नहीं होगा, खाली हमने क्रीसॉल लिया तो उसके अंदर नहीं होगा. लेकिन अगर हमने पिरिडीन और क्रीसॉल दोनों का मिक्सचर ले लिया और उसके अंदर हम ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन स्टडी करना चाहें तो म्यूटा रोटेशन संभव है. तो हम ये पहली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिंग स्ट्रक्चर हम रिंग स्ट्रक्चर यूज करते हुए म्यूटा रोटेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि म्यूटा रोटेशन तभी संभव है जबकि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर हो. थैंक यू.